ग्लोबुलर प्रोटीन बहुत सारे मिलके एक लंबी सी चेन बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। फ्रंटल बोन को, पैराइटल बोन को, टेम्पोरल बोन को, इन सबको जोड़ना, और ये सब क्या है, स्यूचर्स है। और जब सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ये दोनों जेड लाइन जो है अंदर की तरफ आती है, यानी कि ये शॉर्ट नहीं होती, स्लाइड होती हैं, जो साइड से उसको एक्सपोज करा देगा ताकि मायोसिन उसके साथ जुड़ सके और कॉन्ट्रैक्शन हो सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्रचंड सीरीज। तो बच्चों, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। काफ़ी सारे चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हम लोग रिवाइज कर चुके हैं साथ साथ। तो आज हम लोग करेंगे बच्चा लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लास 11th का PYQs, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो पहला क्वेश्चन देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, जो मल्टीपल स्टेटमेंट आता है ना, उसको आराम से, उस क्वेश्चन को आराम से पॉज करो और अच्छे से समझो, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमेशा की तरह पहले क्या करना है बच्चा, करेक्ट और इनकरेक्ट को ना एक जगह मार्क कर लो ताकि आपसे गलती ना हो। रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल, ठीक है जी। अब आपको सही स्टेटमेंट बताना है स्केलेटल मसल से रिगार्डिंग। जो मसल बंडल होते हैं आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। क्या उसको फेसिकल बोलते हैं? नहीं बच्चा, पेरीमाइसियम बोलते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। बिल्कुल सही बात है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा, वो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम होता है, वहीं से कैल्शियम निकलता है। और कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कैल्शियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल, जो आपने देखा है ना, स्ट्रिएशन दिखते हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, है ना, तो इसको स्ट्रिएशन बोलते हैं। और आपको पता है स्केलेटल मसल को स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। क्यों? ये स्ट्रिएशन क्या, एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रिएशन है, ठीक है। तो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस ऑफ skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin protein। बिल्कुल सही बात है बच्चा। M line is considered as the functional unit of contraction called sarcomere। यहाँ गड़बड़ हो गया, आपको पता होना चाहिए बेटा सार्कोमियर क्या था। चलिए, है ना, यहीं से करते हुए चलता है। कुछ कुछ चीजों को ना साथ साथ कवर कर लेंगे, तो ध्यान से देखिए बेटा, है ना। इस सार्कोमियर से बहुत क्वेश्चंस आने हैं आगे भी, ठीक है। यही से चीजों को पैक करते हुए चलता है। तो देखिए बच्चा, ये हमारा जो सार्कोमियर है वो बेसिक यूनिट, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो है ना, वो सार्कोमियर होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ही सार्कोमियर है आपकी, है ना। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज सार्कोमियर। अब सार्कोमियर है क्या, देखो आपको पता है स्ट्रिएटेड मसल है, यानी एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होंगे, है ना। एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होंगे। चलिए जी, एक्टिन बना लेते हैं जी, एक्टिन बना लेते हैं हम लोग रेड से, है ना, या फिर और डार्क ब्लू से बना लेते हैं। ये रहा एक्टिन, ये रहा एक्टिन, ये रहा एक्टिन, ये रहा एक्टिन, है ना। एक्टिन एक्टिन, ये रहा एक्टिन, ये रहा एक्टिन, है ना। गाना बन गया। चलो, और ये बन गया बीच में मायोसिन, है ना। तो एक्टिन के जो बैंड्स हैं उनको हम बोलेंगे आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, और जो बीच में डार्क बैंड है उसको हम एनाइसोट्रोपिक ए बैंड बोलेंगे, ठीक है। अब आई बैंड को कट करती है जेड लाइन, है ना, ये रही जेड लाइन और ये रही जेड लाइन। और ए बैंड को कट करती है बीच में से एम लाइन, है ना, एम लाइन। और वो रीजन जो किसी से भी ओवरलैप नहीं हो रहा है बेटा, सिर्फ ए बैंड मिलता है, उसको हम बोलते हैं एच जोन, एच जोन। अब क्या होता है, सिंपल सार्कोमियर की डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हो, दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज सार्कोमियर, है ना। उसके अंदर पूरा एक ए बैंड आ जाएगा और हाफ ऑफ आई बैंड आ जाएंगे, ठीक है। और जब सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ये दोनों जेड लाइन जो है अंदर की तरफ आती है, यानी कि ये शॉर्ट नहीं होती, स्लाइड होती है। यहां से गड़बड़ आती है। ए बैंड वही का वही रहेगा, आई बैंड उसके ऊपर स्लाइड हो जाएगा। तो जी अगर ये स्लाइड हो गया तो क्या होगा बच्चा, अगर ये स्लाइड हो गया तो ये वाला रीजन खत्म हो गया, ये वाला एच जोन जो है बहुत कम हो जाता है, ये एकदम डिसअपीयर हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है बेटा, क्योंकि आप ऐसे देखो,
ये देखो इस तरीके से इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं, ये इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं, और ये रहा बीच के अंदर ए बैंड, है ना। तो यहाँ पे जो बीच का स्पेस था वो गायब हो गया, एच जोन गायब हो गया। तो अब यहाँ देखो बेटा, ये रहा पूरा ए बैंड, ये रहे आई बैंड, है ना, और आई बैंड के बीच में कट लगा रही है जेड लाइन, तो दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस सार्कोमियर, ठीक है। तो यही, और देखो ये सिर्फ एच जोन हो गया, और एच जोन को कट करती है एम लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, इन्होंने बोला एम लाइन कंसिडर एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर, बात ही गलत है, सार्कोमियर ही यूनिट है, ठीक है। अब आपसे पूछा मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर बताना है, तो कौन सा हो गया जी बच्चा, बी तो करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, है ना, बी और सी करेक्ट हो गए, तो इसी के साथ सी ऑप्शन हमारा जाता है करेक्ट, और बधाई हो बच्चों, आपको मिलते हैं +4। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नाउ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यही तो थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या स्लाइड कर रहा है, एक्टिन और मायोसिन, है ना। एक्टिन अब जो ए बैंड है वो अपनी जगह पे है, आई बैंड उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, तभी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, कि चलो इसी के साथ समझते हैं। कभी भी ना इनकी लेंथ शॉर्ट नहीं होती, है ना, मतलब बैंड जो है ना छोटे पतले नहीं होते, बस वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। the actin filament slide away from A band resulting in shortening of sarcomere. Actin and myosin filament slide over each other to increase the length of sarcomere. Length of A band does not change. I band increase in length. अब मैंने आपको अभी बताया क्या लेंथ इंक्रीज होगी, नहीं होगी। पहले वाले में इसने क्या बोला, एक्टिन फिलामेंट अवे फ्रॉम ए बैंड नहीं होगा, टुवर्ड्स दी ए बैंड होगा, ये भी गलत हो गया। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स स्लाइड ओवर ईच अदर टू इंक्रीज द लेंथ, भाई नहीं शॉर्ट करना है ना, लेंथ ऑफ ए बैंड चेंज नहीं होगा, वो वही का वही है, ठीक है, लेंथ वैसी ही रहेगी। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट हो गई, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका बच्चा ये वाला, है ना, और आपको मिलते हैं +4। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इनमें से कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जेड आई बैंड अंदर की तरफ आता है ना, यानी ए एक्टिन जो है ओवर मायोसिन स्लाइड करता है, ठीक है। तो एच बैंड एच जोन क्या होगा, डिसअपियर होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या ए बैंड वाइडन होगा, अभी पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है, ये गलत बात हो गई। आई बैंड की विड्थ कम होगी क्योंकि वो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी, अब मायोसिन जो है आपको पता होगा बेटा, है ना, एक्टिन और मायोसिन। चलो जी ये छोड़ो, हम तो एनसीईआरटी के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज ये देखिए, ये रहे हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राही, है ना, एक्टिन और मायोसिन। चलिए जी ये देखो, है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन बहुत सारे मिलके एक लंबी सी चेन बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन बोलते हैं। इस एफ एक्टिन के ऊपर पैरेलली कौन मूव कर रही होती है, ये रस्सी जैसा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन, अब ये ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ये बाइंडिंग साइड जहां से मायोसिन इससे जुड़ने वाला है ना, वो बाइंडिंग साइड को हाइड करके रखता है। और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्राइमेरिक यूनिट, 3 यूनिट, है ना, ट्राई बोले तो 3, है ना, 3 यूनिट ट्राइमेरिक यूनिट ट्रोपोनिन जुड़ा होता है एट रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। एक इसमें होती है टीपीटी, टीपीसी और टीपीआई, है ना। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से जुड़ने वाली, कैल्शियम से जुड़ने वाली इनहिबिटरी साइट, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये रेगुलर इंटरवल पे जुड़ती है। अब ये क्या बन गया आपका, एक्टिन फिलामेंट बन गया पूरा। ऐसी ही मायोफिलामेंट में भी 2 चेन होती हैं, एक लाइट और एक हैवी। अब ये दोनों आपस में कॉइल्ड होती हैं। जो हेड वाला रीजन होता है, देखो ये हेड है और ये आपस में पूरा क्रॉस करके क्या बनाता है, क्रॉस आर्म बनाता है। अब हेड में क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइड है, क्योंकि मायोसिन को एक्टिन से जो जुड़ना है तो एक्टिन बाइंडिंग साइड, यहाँ मायोसिन बाइंडिंग साइड होगी, ठीक है। एटीपी बाइंडिंग साइड, यहाँ पे एटीपी एंजाइम काम करता है क्योंकि एटीपी को तोड़ना है। अब
एटीपी को क्यों तोड़ना है? आप सारा काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, है ना, एनर्जी के लिए तो कर रहे हो। अब जो भी आप खाना पीना खा रहे हो, है ना, वो किस लिए खा रहे हो? एनर्जी के लिए। एनर्जी होगी तभी तो आप कुछ कर पाओगे, है ना। कुछ कुछ बच्चे नहीं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, है ना, मैम हमारी तो एनर्जी खत्म हो गई, तो सारा काम आप फिर उसके बाद क्या करते हो? फटाफट से खाते हो, तो एनर्जी बनाते हो ना आप, तो एनर्जी ही चाहिए बेटा सारे काम करने के लिए, है ना। मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी क्या है बेटा? एटीपी, है ना। अब एटीपी को तोड़ेंगे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, है ना। जब एटीपी को तोड़ेंगे तभी तो हम एनर्जी यूज कर पाएंगे। एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होगी? एटीपी में। अब इस एटीपी को तोड़ के उस एनर्जी को यूज करना होता है, तभी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, तो वो होता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, एटीपी यहाँ पे जुड़ता है और टूटता है, इसी को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक, है ना। एनर्जी निकलती है और ये बाइंड हो जाता है और फिर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, तो चलिए जी, कहाँ गए? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है बेटा? ये रहा एक्टिन का फिलामेंट और ये रहा मायोसिन का फिलामेंट। तो जब एनर्जी आती है बेटा, है ना, एटीपी आता है, एटीपी आके टूटता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे। ठीक है, तो फिर क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़ जाते हैं, क्रॉस आर्म बनता है। अब ये क्रॉस आर्म कैसे बन रहा है? पहले तो दोनों की साइड छुपी हुई थी, तो क्या हुआ? यहाँ पे एक आयन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कैल्शियम आयन ने। कैल्शियम आयन जो है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन मैंने आपको ट्राइमेरिक यूनिट बताई थी ना बच्चा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम आयन आता है बेटा, कैल्शियम आयन आता है तो इस टीपीसी से जुड़ जाता है। ये टीपीसी क्या करता है? कन्फॉर्मेशनल चेंज करता है और इस रस्सी को ना पीछे कर देता है, यानी ट्रोपोमायोसिन को पीछे कर देता है। ट्रोपोमायोसिन पीछे हुआ तो क्या हुआ मैम? तो यहाँ पे बाइंडिंग साइट ओपन हो गई। अब यानी ये इसके साथ बाइंड कर सकता है। जब ये इसके साथ इस तरीके से बाइंड करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा? इस तरीके से पीछे की तरफ खींचेगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? कैल्शियम आयन की बहुत जरूरत है, कैल्शियम आयन आएगा तभी तो ये साइट एक्सपोज होएगी। और दूसरी चीज एटीपी की जरूरत है, अगर एटीपी नहीं आएगा तो ये बाइंड भी नहीं होगा, यानी क्रॉस ब्रिज नहीं बन पाएगा, है ना। क्रॉस ब्रिज नहीं बन पाएगा, ये जुड़ेंगे नहीं और पीछे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। ठीक है जी बच्चा, तो एक बार देखो यहाँ क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रिज बना। अब जैसे ही क्रॉस ब्रिज बना, इसने देखो पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब इतने में एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी बन गए, फिर से अब यहाँ पे आके जुड़ेगा। यही प्रोसेस जो है बार बार चलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम कहाँ थे बेटा? हाँ, मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी रिलीजिंग एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तभी तो पावर स्ट्रोक हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है और क्रॉस आर्म बन पा रहा है बेटा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जेड लाइन अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड, है ना। जेड लाइन अंदर की तरफ इनवर्ड तरीके से आती है, तभी तो याद रखना बेटा, इनवर्ड आ रही है तभी तो एच जोन गायब हो जा रहा है ना। एच जोन कब गायब हो रहा है? जब एच, यहाँ पे देखो बेटा, पिक्चर के साथ इमेजिन करते हुए चलोगे ना तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखो बेटा, है ना, जेड लाइन जेड लाइन जेड लाइन। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये रहा आई बेंड और ये रहा बेटा एच जोन। जब ये अंदर की तरफ आ रही हैं तो यहाँ देखो, ये अभी यहाँ पे स्पेस है, यहाँ अब कोई स्पेस नहीं बचा, ओवरलैपिंग रीजन आ गया। ठीक है, तो ये कब आ रही है? जब ये इस तरीके से इनवर्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। तो जब इनवर्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एच जोन क्या हो जाता है बच्चा? गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बात क्या हो गई बच्चा? सही हो गई। तो आपसे पूछा है मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए इनमें से कौन सा इवेंट होता है? तो ए होता है, सी होता है, डी होता है और ई होता है। ए होता है, बी नहीं होता, बी नहीं होता, बी नहीं होता, ए होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। ठीक है जी, है ना। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी करेक्ट हो गया और अपने को मिलते हैं +4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैल्शियम आयन इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्यों? आखिर क्यों बेटा? अभी मैंने आपको बताया जो कैल्शियम आयन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम और एटीपी, है ना, दोनों की जरूरत है भाई। अगर आपने कैल्शियम लगा के कैल्शियम से
ये रहा, है ना। अब आपने कैल्शियम लगा के इस साइड को एक्सपोज कर दिया, है ना, तभी तो मायोसिन इससे जुड़ पा रहा है, और मायोसिन को जुड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो दोनों का आपस में मेल कराना है ना। तो जो रिक्वायरमेंट इसकी है और जो रिक्वायरमेंट इसकी है, दोनों को फुलफिल करना होगा। एक्टिन की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम आएगा तो साइट एक्सपोज होएगी। एक्सपोज होने के बाद भी भाई जब दूल्हा तैयार होगा तभी तो शादी के लिए जाएंगे, है ना। तो जब तक बेटा मायोसिन रेडी नहीं होगा, यानी एनर्जी चाहिए, एनर्जी होगी तभी मायोसिन जो है बेटा उसके साथ क्रॉस आर्म बना पाएगा, ठीक है। तो हमारे को दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ क्वेश्चन पूछा है कैल्शियम का, तो कैल्शियम क्यों चाहिए? कैल्शियम बाइंड होगा ट्रोपोनिन से, टीपीसी से, और वो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करेगा, वो क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा और साइट को एक्सपोज कर देगा, ठीक है। बाइंड टू ट्रोपोनिन, यस, ट्रोपोनिन ट्राइमेरिक यूनिट है, ठीक है, उसकी कैल्शियम बाइंडिंग साइट से जुड़ेगा और रिमूव करवा देगा क्या, मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन फॉर मायोसिन, है ना, जो साइट से उसको एक्सपोज करा देगा ताकि मायोसिन उसके साथ जुड़ सके और कॉन्ट्रैक्शन हो सके। तो बिल्कुल सही बात है ना। एक्टिवेट द मायोसिन, इस मायोसिन में कैल्शियम का कोई रोल नहीं है ना, दूल्हे को तो एटीपी चाहिए बेटा। डिटैच द मायोसिन हेड, नहीं। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मायोसिन, नहीं, है ना, सारी बातें गलत है। तो करेक्ट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी देख लो, अब ये देख रहे हो आप कितना कितना क्वेश्चन आता है ये। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट, है ना, अनमास्किंग करने के लिए एक्टिव साइट की कौन सा, फॉर मायोसिन और फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और अब हमारे बच्चे एकदम से, है ना, बिना किसी ऑप्शन को देखे करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे जी, कैल्शियम है ना, कैल्शियम है बेटा, है ना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अभी अभी पढ़ी है हमने। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नाम से ही पता चल रहा है स्लाइड करेगा, कौन स्लाइड करेगा, एक्टिन, ए बैंड, है ना, आई बैंड सॉरी, वो स्लाइड करेगा किसके ऊपर, ओवर ए बैंड। जो ए बैंड है ना वो डार्क बैंड है, वो बना है मायोसिन का, जो लाइट बैंड है वो बना है एक्टिन का, ठीक है। तो आई बैंड जो है वो ए बैंड के ऊपर स्लाइड करता है, तभी तो एच जोन गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है ना, वही तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रेदर स्लाइड ओवर ईच अदर, ये बिल्कुल सही बात है। अभी अभी एक क्वेश्चन आया, वो शॉर्ट नहीं होते, वो स्लाइड होते हैं, तभी तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोला है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब मायोफिलामेंट स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो मायोफिलामेंट शॉर्ट हो जाता है। लो जी, मायोफिलामेंट क्यों भला शॉर्ट होएगा, नहीं होएगा। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट, भाई एक्टिन फिलामेंट क्यों शॉर्ट होएगा, वो तो स्लाइड होएगा, है ना, गलत बात। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, दोनों ही शॉर्टन हो जाएंगे, ये तो महा गलत बात है ना, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा करेक्ट ऑप्शन भी निकल गया है और हमारे बच्चों को मिल गए हैं +4। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर, यानी अब आप देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए सिग्नल आता है, बिल्कुल सही बात है। सिग्नल जी लेके कौन आएगा, सिग्नल हमारी लेके आएंगे ये प्यारी सी न्यूरॉन, है ना, यही न्यूरॉन, और इस न्यूरॉन के टीलोडेंड्रिया, है ना, ये तो हो गई डेंड्राइट्स, है ना, जो एंड पे प्रेजेंट है उन्हें बोलेंगे टीलोडेंड्रिया। ये क्या है हमारा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब ये कहाँ एक्ट करेंगी, मसल के ऊपर। ये कौन सी लेयर है, सार्कोलेमा है ना। अब बेटा ध्यान देना, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। क्यों होते हैं रिसेप्टर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी एक रिएक्शन होने वाली है। क्या होगा, जब सिग्नल आएगा, है ना, सिग्नल डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ, एक्सॉन की तरफ, एंडिंग की तरफ आएगा, और फिर क्या होता है बेटा, जो ये टीलोडेंड्रिया होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे सिनेप्टिक वेसिकल, और इन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर भर भर के प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं हम, एसिटाइलकोलिन,
एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन जो है बेटा निकल के बाहर आएगा। अब बाहर आएगा तो कहाँ आके रिलीज होगा बेटा, कहाँ के जुड़ेगा, जुड़ेगा यहाँ के अपने रिसेप्टर से, तो ये यहाँ के जुड़ेगा। अब जब ये यहाँ के जुड़ेगा तो इस तरीके से इन्वेजिनेशन अंदर होगी, यानी यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो एक्शन पोटेंशियल अंदर जाएगा, ठीक है, और सिग्नल देगा किसको बेटा, यहाँ प्रेजेंट होगा आपका सार्कोमियर रेटिकुलम, सार्कोमियर रेटिकुलम। अब सार्कोमियर रेटिकुलम क्या है बेटा, इसके अंदर भर भर के कैल्शियम आयन है, बहुत सारे कैल्शियम आयन, बहुत सारे कैल्शियम आयन है। तो जी क्या होगा मैम, अब सिग्नल अंदर आ गया है तो ये जाएगा इसके पास और ये बोलेगा सुनो सुनो हमारे को काम करना है, कैल्शियम को रिलीज कर दो। तो ये कैल्शियम को इसके कहने पे रिलीज कर देगा। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, आगे की कहानी तो हमारे स्मार्ट बच्चों को पता ही है। ये क्या करेगा, ये कैल्शियम बेटा यहीं देख लेते हैं, ये कैल्शियम क्या करेगा, ट्रोपोनिन के पास जाएगा, ट्रोपोनिन से बाइंड होगा, है ना, और फिर वही कहानी, ट्रोपोनिन अनमास्क कर देगा, मायोसिन उससे जुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। तो आप समझ गए, ये सिग्नल यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया और यहां कॉन्ट्रैक्शन करा दिया, कॉन्ट्रैक्शन करा दिया, है ना। थोड़ा सा बच्चा टेढ़ा हो गया, है ना, थोड़ी सी जगह कम मिल गई थी, बट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, आप शुरू से लेकर एंड तक समझ आ गया। सिग्नल आया, यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुई, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, एक्शन पोटेंशियल हुआ, टी ट्यूब्यूल, इसे बोलते हैं टी ट्यूब्यूल, है ना, टी ट्यूब्यूल से अंदर गया, सिग्नल गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, उसने कैल्शियम रिलीज किया, कैल्शियम जुड़ा ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन ने अनमास्किंग करी तो उधर क्या, मायोसिन भी एक्टिव हो गया, मायोसिन ने जुड़ा, क्रॉस आर्म बना और पीछे की तरफ स्लाइड किया, यानी कॉन्ट्रैक्शन करा दिया, ठीक है। तो स्टिमुलेशन, अब देखो हमने एक ही पॉइंट से सारी चीजें कवर कर ली। तो स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर जो मोटर न्यूरॉन के थ्रू हुआ, वो कहाँ हुआ, यहां हुआ, और इसको बोलते हैं न्यूरो, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन है, ये मसल की बात है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे हुआ, है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हो गया बच्चा ये। तो क्या वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हुआ, वहां तो कैल्शियम रिलीज हुआ था, नहीं। क्या वो टी ट्यूब्यूल पे हुआ, नहीं जी। मायोफिब्रिल पे भी नहीं हुआ, वो हुआ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी बच्चा पार्टी। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, एच जोन क्या था बेटा, एच जोन ये था, ये रहा आई बैंड, ये रहा आई बैंड, ये रहा आई बैंड, ये रहा आई बैंड, है ना, ये रहा आई बैंड, ये रहा आई बैंड, चलो ये रहा ए बैंड, ये रहा ए बैंड, है ना। तो ये वाले जो रीजन था यही तो था एच जोन। तो ये किसके बीच में है, इस एक्टिन और इस एक्टिन के बीच में है। एक्सटेंशन ऑफ मायोफिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, नहीं। एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, नहीं, यहाँ पे तो होते हैं। सेंट्रल गैप बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट, नहीं नहीं नहीं, मायोसिन फिलामेंट के बीच में नहीं। सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के बीच का, एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। बस वही पूछा था एच जोन क्या होती है। चलिए जी अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बात आई है बेटा, अब बात आई है आपके बोन्स की, है ना। तो मैचिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है बच्चा, और जैसा मैम बोलते हैं वैसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए जी, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार ना देख भी लेते हैं। चलो तो कोई बात नहीं, पहले यहाँ से देखते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। दिस इज हमारी ब्यूटी बोन, है ना। लड़कियां बहुत एक्सरसाइज करती है इस ब्यूटी बोन के लिए, कॉलर बोन बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर ये हो गया ये आपकी ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना। अब बात करते हैं यहाँ की, ठीक है जी। तो ये जहाँ पे आप वॉच पहनते हो, है ना, रिस्ट, चिटियाँ कलाइयाँ, है ना। तो ये जो रिस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे होती है कार्पल्स। फिर ये वाली जो पाम वाली होती है ना, ये होती है मेटाकार्पल्स। और ये जो उंगलियां होती हैं, है ना, उंगलियां,
ठीक है, तो ये क्या कहलाती है बेटा, फैलेंजेस। इनके अंदर डिजिट्स होती है, जैसे इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3, है ना। तो ये क्या हो गई बच्चा, डिजिट्स हो गई, लेकिन ये है क्या, फैलेंजेस। इनको हम बोलेंगे फैलेंजेस बेटा। अब आप इसको यहाँ देख सकते हो, अगर पैर के बाद, अगर हाथ के बाद बोले तो कार्पल, यहां की बात बोले तो टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस। फैलेंजेस सेम रहती हैं बेटा, है ना। आप यहां भी देख सकते हो, कहीं तो लाई थी मैं, हाँ जी, ये देखो, है ना। तो पहले मेहंदी लगाने वाले जो थे वो पहले ऐसे इस तरीके से, स्कूल टाइम पे तो बहुत किया, ये तो मैंने बहुत ही बुरा बनाया है ना। स्कूल टाइम पे ऐसे हाथ से आप प्रिंट करते थे ना, छापते थे, तो वैसे ही ये बेटा, है ना। लेकिन ये बिल्कुल एक्सरे करके दिखाया है हमने। तो ये देखिए, ये तो हो गई बेटा फैलेंजेस, है ना, जैसे डिस्टल, मिडल और प्रॉक्सिमल फैलेंजेस हो गई। अब ये जो पाम वाला रीजन है ना, पाम की जो बोन्स होती है, ये क्या कहलाती है, मेटाकार्पल्स। और ये वाली जो रिस्ट वाली होती है यहाँ पे, ये वाली जो है, ये सब क्या कहलाती है, कार्पल्स कहलाती है। हालांकि हमने इसकी बोन्स के भी नाम दे दिए हैं, ठीक है, बट जरूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, है ना। और ये रहा बेटा, है ना, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये। तो ये पैर का है, फुट का है। तो इसमें भी देखो बच्चा, फैलेंजेस दिखा रखे हैं, प्रॉक्सिमल, मीडियल और डिस्टल वाले फैलेंजेस। अब जैसे पाम की थी ना, वैसे ही फुट की भी होंगी, हालांकि लॉन्ग होंगी। तो ये क्या कहलाई जाएंगे बेटा, मेटाटार्सल्स। और इस जैसे आपकी रिस्ट थी, वैसे यहाँ पे एंकल की भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है, ये टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस। अब आ जाओ बच्चा, अब आ जाओ, अब तो तुम बहुत प्यार से निकाल लोगे इसका आंसर। लो, पाम बोन्स, पाम कौन सी होंगी, पाम वाली कौन सी होंगी, मेटाकार्पल। कर दूं ज्वाइन बच्चा, है ना, मेटाकार्पल होंगी, अभी अभी पढ़ा है। रिस्ट बोन, है ना, चिटिया कलाई, हाँ, रिस्ट बोन्स जो होंगे आपकी वो कौन सी होंगी, कार्पल होंगी, जहाँ पे वॉच पहनते हैं। एंकल, है ना, एंकल, जहाँ पे पायल वायल पहनता है ना, एंकल बोन्स, जैसे एंकलेट बोलते हैं उसको। तो एंकल बोन्स कौन सी हो गई बच्चा, टार्सल्स हो गई। और डिजिट्स, है ना, डिजिट्स, फैलेंजेस हो गई आपकी। तो आ जाइए, ज्वाइन करते हैं बेटा। ए के सामने आ जाएगा 2, बी के सामने आ जाएगा आपका 3, सी के सामने आ जाएगा बच्चा 4 और डी के सामने आ जाएगा 1। 2 3 4 1, 2 3 1 4 नहीं है, ये भी नहीं है, 2 3 4 1 लीजिए बेटा, है ना। कितने प्यार से आंसर आ गया है। चलिए, और आपको मिलते हैं +4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है जी। अब आ गया है एक और, अब देखो बोन्स और जॉइंट्स वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। चलो, स्कैपुला, क्रेनियम एक बार देख लेते हैं, फिर तुम बहुत प्यार से लगाओगे इसका आंसर। चलो देखो, ये तो होती है, हालांकि बहुत सारी कंट्रीज में ना लोग इसकी भी, स्कैपुला बोन की भी शेपिंग कराते हैं। जैसे कुछ लोग कॉलर बोन के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं ना, ऐसे कुछ जगह कंट्रीज में ना स्कैपुला बोन के लिए भी बड़ी शेपिंग कराई जाती है। तो दिस फ्लैट बोन, जो बैक साइड में फ्लैट बोन होती है ना, ट्रायंगुलर शेप की, दिस इज स्कैपुला बेटा, है ना। और ये हो गई आपकी क्लाविकल, कॉलर बोन, और ये हो गया एक्रोमियन प्रोसेस जो इससे जोड़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी ये वाली ह्यूमरस बोन। अब ह्यूमरस बोन जहां से जुड़ती है, दिस वाला रीजन, इस कैविटी को बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी। तो ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर क्या होता है, जो ये ह्यूमरस है ना, इसका जो हेड, ये वाला बॉल वाला पार्ट है, इस कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है। और ये कैविटी किसके अंदर बन रही है, इस स्कैपुला बोन के अंदर बन रही है, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर बोन क्या होगी बच्चा, आपकी स्कैपुला बोन हो गई, ठीक है जी। और ये आपकी फेस की बोन, है ना, ये होगी आपकी स्कल बोन, है ना, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, ये सब आपकी स्कल बोन हो गई। और ये हो गई आपकी फेशियल बोन्स, ठीक है। चलो, अब जो आएगी वो वहीं की वहीं देख लेंगे। चलो, स्कैपुला बोन कौन सी होगी, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, है ना। अब तो तुम्हें याद रहेगा, जैसे कॉलर बोन, है ना, आजकल बड़ा ऑब्सेशन है ना, जॉ लाइन बनाने का, कॉलर बोन का, ऐसी स्कैपुला बोन का भी है बेटा, है ना। तो स्कैपुला क्या है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है बैक साइड में। क्रेनियम, स्कल, है ना। अब ये जो स्कल बोन होती है बेटा,
ये किस से जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है फाइब्रस जॉइंट से। फाइब्रस जॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है बेटा, कोई मूवमेंट इसमें नहीं होता। किसी की बोन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं मूव करती है ना, तो ये नॉर्मल इंसान की जो होती है ना बेटा, बहुत अच्छे से जुड़ी होती है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप बेटा, रीड जो आपकी ये रही है ना, जो आपका रिब केज होता है, रिब केज होता है, ये वाली जो बोन है ये है आपकी स्टर्नम, और ये पीछे किससे जुड़ी हुई है? रीढ़ की हड्डी से। रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं? वर्टिबल कॉलम, है ना। तो आप रिब केज ऐसे देख सकते हो कि पीछे की तरफ तो हो गई आपकी ये रीढ़ की हड्डियां, वर्टिबल कॉलम, यहां से निकल रही हैं आपकी रिब्स, आगे किससे जुड़ रही हैं? आगे जुड़ रही हैं स्टर्नम से, है ना। ये है आपका स्टर्नम। चलो, तो स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं बेटा। स्टर्नम हो गई आपकी फ्लैट बोन, ब्रेस्ट बोन बोल सकते हो। वर्टिबल कॉलम कार्टिलेजनस जॉइंट से जुड़े होते हैं, है ना। कार्टिलेज प्रेजेंट होता है दोनों वर्टिब्रा के बीच में, तभी तो आप इतना मूव कर पाते हो, इतना फ्लेक्सिबल हो, है ना, बड़ी स्ट्रेचिंग वेचिंग कर पाते हैं ना, तो इसीलिए, क्योंकि वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो चलिए जी बच्चा, ए के सामने आ गया बच्चा 4, बी के सामने आ गया आपका 3, सी के सामने आ गया आपका 2, और डी के सामने आ गया बच्चा 1। ठीक है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, लो जी लो, ये आ गया। ठीक है, बधाई हो, आपको मिलते हैं +4 और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए, फ्लोटिंग रिब्स, एक्रोमियन, स्कैपुला और ग्लेनॉइड कैविटी, है ना। रिब्स देख लो बेटा, एक बार रिब्स देख लो, है ना। ये पीछे तो रीढ़ की हड्डी, आगे स्टर्नम हो गया आपका। तो रिब्स जो है बेटा दोनों तरफ से जुड़ी हुई होती है, किसकी हेल्प से? हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। ठीक है, अब कुछ 12 पेयर है, ठीक है, जिसमें कि 7 पेयर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये जो होती है बेटा 7 जो होती हैं, ये रही सॉरी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 जो होते हैं ये ट्रू रिब्स होती है। ट्रू रिब्स बोले तो ये आगे पीछे वर्टिबल कॉलम से और आगे स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी होती है, इसके इनको हम बोलते हैं वर्टिब्रोस्टर्नम रिब्स। दूसरी आती हैं फॉल्स रिब्स, जो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ी, मतलब पीछे से तो निकल रही हैं लेकिन आगे स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ी, ये 7th बोन से जुड़ी हुई हैं। 8 9 10, ये देखो 8 9 10 जो है ये आपकी 7th बोन से जुड़ी हुई है, तो इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब, है ना, क्योंकि किसी और का सहारा लेके जुड़ी हुई है। ठीक है, तो फॉल्स रिब। और फिर आती हैं आपकी 2 11th और 12th फ्लोटिंग रिब, वो अपना मस्त मगन है ना, उन्हें जरूरत ही नहीं है स्टर्नम की, वो बस पीछे से ओरिजिनेट है और अपना फ्लोट कर रही है, मस्त है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। कौन सी? लास्ट की 2। तो आपको ये याद होना चाहिए बेटा, 12 पेयर में से 7 जो होती है वो ट्रू रिब्स होती है, ये 3 फॉल्स रिब होती है और 2 आपकी फ्लोटिंग रिब होते हैं, या मैं इसको वर्टिब्रल रिब्स भी बोल सकती हूँ। क्यों बोल सकती हूँ बेटा? क्योंकि ये वर्टिबल कॉलम से जुड़ी है, ये वर्टिब्रोस्टर्नम, ये वर्टिब्रोकॉन्ड्रल और ये वर्टिब्रल डिस्क रिब्स। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, देखिए बेटा, यहाँ आप देख सकते हो मैंने दोनों ही जॉइंट्स को अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है। देखो ये तो हो गया आपका हाथ का, है ना, हाथ का बेटा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो ये आपकी स्कैपुला के बीच में आप कैविटी देख पा रहे हो, और ये आपकी ह्यूमरस बोन, तो ये ह्यूमरस बोन जो है इसके अंदर फिट हो जाती है। दिस कैविटी इज नॉन एज ग्लेनॉइड कैविटी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से पैर की, है ना, पैर की भी जॉइंट होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे पैर की बोन कौन सी होती है? फीमर बोन। तो फीमर बोन भी तो किसी के अंदर सेटल होगी, तो वो हिप बोन जो होती है ना उसके अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को बोला जाता है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम, ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, फ्लोटिंग रिब डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, सही बात हो गई। एक्रोमियन प्रोसेस, अच्छा, स्कैपुला बोन लोकेटेड बिटवीन 2nd और 7th रिब्स। एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल बोन का प्रोसेस। ग्लिनॉइड कैविटी हेड ऑफ द ह्यूमरस। चलिए, ए के सामने आ गया 4, बी के सामने आ गया 3,
सी के सामने आ गया 1, डी के सामने आ गया 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये लीजिए, है ना, ये लीजिए बेटा, करेक्ट आंसर हो गया और आपको मिलते हैं +4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए लो जी, अभी बोला और आ गया क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको सर्च करना है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन 8 9 10 फ्लोट 8 9 10 रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। नहीं जी, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल फॉल्स रिब थी, डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ रही थी, किसी की हेल्प लेके जुड़ रही थी। कौन सी वाली की? 7th रिब की। तो ये बात गलत हो गई। 11th और 12th रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम। है कैसा पाप कर दिया बेटा, स्टर्नम से कहाँ जुड़ रही है? मस्त मलंग है बेटा वो, है ना। 11 12 लास्ट की फ्लोटिंग रिब्स हैं। ईच रिब इज अ फ्लैट थिन bone and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebra and ventrally to the sternum। सभी रिब्स नहीं जुड़ती। 7th रिब डायरेक्टली जुड़ते हैं, 8 9 10 इनडायरेक्टली जुड़ते हैं और 11 12 को कोई जोड़ने का मतलब नहीं है, तो गलत बात है। देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नम। क्यों? क्योंकि वर्टिबल कॉलम और स्टर्नम दोनों से जुड़ रही हैं। 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, ये सिर्फ 7 से हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा जुड़ रही है, मतलब तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब हो गई। और 2 पेयर जो है वर्टिब्रल रिब्स है, कौन सी? 11th और 12th, वो किसी स्टर्नम से नहीं जुड़ रही, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रही है ना, तो वो वर्टिब्रल रिब हो गई, फ्लोटिंग रिब हो गई, मस्त मलंग रिब्स हो गई, 11th और 12th वाली हो गई। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई और आपको मिल गए बेटा +4। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लो, ऐसे नन्हे मुन्ने से सवाल आते हैं, है ना। आउट ऑफ X pairs of rib in the humans, only Y pairs are true rib। अब आपको पता होना चाहिए टोटल कितनी होती है। हमारे को पता है टोटल होती है 12 पेयर्स, 12 पेयर, है ना। 24 पेयर करके मत आना, ये गड़बड़ हो जाती है ना। 24 रिब्स हो गई, 12 पेयर्स हो गए, एक पेयर में 2 रिब, तो 24 रिब्स 12 पेयर हो गए। तो पेयर पूछा है ना यहाँ पे, तो 24। देखो यहाँ पे 24 भी ऑप्शन में है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना बच्चा, है ना। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब इन्होंने बोला है कि इनमें से वाई पेयर्स जो है वो ट्रू रिब्स है। ट्रू रिब कौन सी थी? जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ भी जुड़ रही थी। कितनी थी वो? 7 ट्रू रिब्स, है ना जी। Select the option that correctly represent the value of x and y, provide their explanation। बस अब वही बताना है कि 12 में से जो 7 थी वो ट्रू थी, 12 में से 5 तो थी नहीं। लो जी, हमारे को यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से निकाल दिया क्वेश्चन, है ना। आंसर 12 तो ओवरऑल थी, जिसमें 7 ट्रू थी। ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डॉर्सली, है ना। डॉर्सली बोले तो पीछे, वेंट्रली बोले तो आगे, डॉर्सली बोले तो पीछे। ठीक है, तो डॉर्सली टू द वर्टिबल कॉलम और वेंट्रली टू द स्टर्नम, आगे स्टर्नम से जुड़ती है। ठीक है, तो ये बात हो गई बिल्कुल सही, है ना। और अगर बात सही है तो बेटा आपको नंबर भी सही मिलने चाहिए, दैट इज +4 मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लेनॉइड कैविटी अभी अभी देखा है, ग्लेनॉइड कैविटी अभी अभी देखा है ना। स्कैपुला, ह्यूमरस बोन, है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। चलिए जी, क्या वो क्लैविकल और स्कैपुला का है? नहीं, वो ह्यूमरस और स्कैपुला का। भाई इसको ही तो जोड़ना है। अब इसको जोड़ना है तो ये वाली बोन कौन सी होगी? ह्यूमरस होगी। किससे जोड़ेंगे? स्कैपुला से जोड़ेंगे, सही बात है। क्लैविकल एक्रोमियन, स्कैपुला एक्रोमियन नहीं। ऐसे सस्ते सवाल है बेटा, है ना। +4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लो जी लो, अब आ गए जॉइंट्स, अब आ गए बेटा जॉइंट से क्वेश्चन, है ना। एक बार अपने साथी को देख लो, ये रहा तुम्हारा साथी। ठीक है, तो बेटा अब जॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे बेटा कौन सा जॉइंट था? हिंज जॉइंट था। यहाँ पे प्लेन जॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं है। यहाँ पे सैडल जॉइंट है बेटा, है ना। कॉन्डोलॉइड जॉइंट्स हो गए। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा, यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा, यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। फिर आगे आपका पाइवेट जॉइंट, फर्स्ट एटलस और एक्सिस के बीच में, है ना। तो ये कैसा हो गया? पाइवेट जॉइंट। तो ये याद होने चाहिए बच्चा। अब तुम निकालो आंसर, कहाँ गए? ये रहा। देखो, फाइब्रस जॉइंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट, जो बिल्कुल नहीं मूव करेगा, कहाँ प्रेजेंट होगा? फ्यूचर में। ठीक है, यानी आपका जो स्कल है बच्चा, जो स्कल है वहां पे प्रेजेंट होगा आपका
कौन सा? फाइब्रस जॉइंट, क्योंकि इनको जोड़ना है, फ्रंटल बोन को, पैराइटल बोन को, टेम्पोरल बोन को, इन सबको जोड़ना है। और ये सब क्या है? स्यूचर्स है, यानी ये जो है ये फाइब्रस जॉइंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला तो गड़बड़ नहीं करना है। फाइब्रस जॉइंट कैसा हो गया? स्कल का, बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा मूवमेंट, 1% बर्दाश्त नहीं करेगा मूवमेंट। ठीक है, तो वो कैसा हो गया? फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहां प्रेजेंट होगा? फ्लेक्सिबिलिटी, कार्टिलेज जहां होगा फ्लेक्सिबिलिटी वहां होगी, वर्टिबल कॉलम में, है ना। तो एडजेसेंट वर्टिब्रा, एक वर्टिब्रा, दूसरी वर्टिब्रा, तीसरी वर्टिब्रा, इनके बीच में प्रेजेंट है कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, लिमिटेड मूवमेंट। चलिए जी, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो अभी आपको बताया है ना, एकदम मस्त वो करते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं एकदम एकदम स्टाइल से, ऐसे फुल मूवमेंट करते हैं। तो दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कभी भी भूल जाओ ना तो ऐसे क्रिकेट को याद कर लिया करो, है ना। दिस वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, कौन सा? ह्यूमरस वाला, और आपका लेग का भी है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का हो गया ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल। देखो दिस वन इज पेक्टोरल गिर्डल एंड लोअर पार्ट इज पेल्विक गिर्डल। ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट करवाता है। हिंज जॉइंट बेटा नी में, हेल्प इन लोकोमोशन। जो नी का है ये कौन सा है? हिंज जॉइंट है बेटा, हालांकि दिख नहीं रहा है बट मैं कर रही थी। ठीक है, तो हिंज जॉइंट हो गया वो। तो आ जाइए, ए के सामने हो गया 3, बी के सामने हो गया बच्चा 1, सी के सामने हो गया 4 और डी के सामने हो गया बच्चा 2। 3 1 4 2, ये वाला बहुत रिपीट हो रहा है ना, 3 1 4 2। चलिए बी वाला हो गया करेक्ट, और आपको मिलते हैं +4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लो जी, फिर से आ गए, देखो ना, फिर से आ गए ये। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, एडजेसेंट वर्टिब्रा वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट होंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अभी करा है, बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल। फाइब्रस जॉइंट अभी करा है, फ्लैट स्कल में प्रेजेंट होता है। सैडल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलिए जी, ए के सामने आ गया 2, बी के सामने आ गया 4, सी के सामने आ गया 1, डी के सामने आ गया 3। चलो भाई पैटर्न चेंज हुआ, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 3 1 है ये तो, 2 4 1 3। चलो, है ना, ये रहा। तो इसके साथ मिलते हैं आपको +4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे सस्ते सवाल आएंगे, कितना मजा आ जाएगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी जरूरी होते हैं, अगर सारे लेंदी दे दिए सारा टाइम तुम्हारा बायो में निकल जाएगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होता है, कुछ क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट भी होता है। जहां मल्टी स्टेटमेंट आ गई बेटा वहां पॉज ले लेना और आराम से करना, वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है जी, चलो अब ये वाले सवाल हमारा टाइम बचाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट नहीं होना, कौन सी? स्कल बोन्स के बीच में जो प्रेजेंट है। और वो कौन से जॉइंट्स होते हैं? फाइब्रस जॉइंट होता है। ये तो अब हमारे को कर करके क्लास में ही याद हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट विद द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन स्केलेटल। अब आपको करेक्ट वाला बताना है, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट जॉइंट है और करेक्ट एग्जांपल्स में प्रेजेंट है ना, तो वो वाला आपको ढूंढना है जी। चलिए, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल, फ्रंटल पैराइटल स्कल बोन की बात हो गई, कैसे होगा? फाइब्रस होगा, है ना, ये बात गलत हो गई। पाइवट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे, फर्स्ट और सेकंड एटलस और एक्सिस के बीच में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। हिंज जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल, यहाँ तो बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट था, है ना, तो ये बात भी क्या हो गई बच्चा? गलत हो गई। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर हो गया बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए आपको मिलता है +4 और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
द कैरेक्टरिस्टिक एंड एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब जो साइनोवियल जॉइंट है वो अच्छा खासा मूवमेंट अलाउ करते हैं, तो अब आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। अब पहली बात तो साइनोवियल जॉइंट है, यानी साइनोवियल फ्लूइड वहां पे प्रेजेंट होता है, तो ये बोल रहा है लिम्फ प्रेजेंट होता है। कैसी बातें कर रहे हो, हैं? लिम्फ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, अब वैसे ही हमारे को करेक्ट एग्जाम्पल के साथ बताना है, तो ये ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट। फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स, लिमिटेड मूवमेंट, क्या प्रेजेंट होगा? साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ठीक है। फ्लूइड बिटवीन टू जॉइंट प्रोवाइड कुशन, स्कल बोन, स्कल बोन में तो फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होगा। फ्लूइड बिटवीन साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। अब आपको ध्यान देना है बेटा, कार्टिलेज भी नहीं होगा, साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होता है? एटलस और एक्सिस में। कैसा जॉइंट होता है? पाइवट जॉइंट। इट इज अ काइंड ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो बात बिल्कुल सही हो गई और आपको मिलते हैं +4। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा जा, है ना। देखो क्वेश्चन 2024 का है, बहुत बच्चे यहाँ पे डर जाएंगे। देखो पहली बात तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, कि जैसे यहाँ पे एक ई ऑप्शन जो है उसे देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, बट आपको घबराना नहीं है बच्चा। आप इजीली अपना, आपको जो पता है एनसीईआरटी में जो है उसके अकॉर्डिंग आंसर करो, आपका आंसर वैसे ही निकल जाएगा। बट फिर भी आया तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पहली बात तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटो, है ना, ये वो वाला ऑटो नहीं है बेटा। ऑटो मतलब अपने आप, इम्यून, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल को अपने आप मारने लगता है उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ना बेटा कभी भी स्पेसिफिक नहीं है, हालांकि अभी भी ना कोई स्पेसिफिक रीजन इसका पता नहीं चला है कि क्यों ऐसा क्यों है कि इम्यून सिस्टम हमारी सेल को मार दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। हर केस में अलग अलग रीजन देखने को मिला है, कहीं म्यूटेशन देखने को मिला है, कहीं जेनेटिक कुछ अलग डिस्टर्बेंस हुआ है, किसी अलग फैक्टर की वजह से हुआ है, तो सबके अलग अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एंटीबॉडीज जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए बनती है, तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है बेटा? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट अफेक्ट होता है, पेनिस बन जाता है, क्रिस्टल बन जाते हैं जॉइंट में। ठीक है, बोन खराब हो जाती है जिसकी वजह से अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाता। सो इट इज ऑल्सो अ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑल्सो अ इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। गाउट्स नहीं है, गाउट्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बन जाता है बॉडी में और वो इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, तो गाउट नहीं होगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, तो ये भी नहीं होगा। इसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे बोन जो है वीक हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं सिस्टमिक ल्यूपस एराइथ्रीमेटस SLE। ठीक है, अब एक बार आंसर निकालने की कोशिश करना। हमसे पूछा ऑटो, अब अगर सपोज तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ठीक है, तो ये ऑप्शन में दे रखा है 3-3, है ना, सब में 3 ऑप्शन है, तो अब आपको 5 ऑप्शन में से 4 का पता था, यानी A और B तो है, C और D नहीं है। C यहाँ पे है, ये नहीं होगा, D यहाँ पे है, ये नहीं होगा, C और D यहाँ पे ये नहीं होगा, बचा कौन सा? A है, B है और इसके साथ ये, तो आंसर तो आपका निकल गया, है ना, आंसर तो यहाँ पे निकल गया। अब बात करते हैं सिस्टमिक ल्यूपस, इस डिजीज के अंदर होता क्या है? सिस्टमिक का मतलब है पूरी बॉडी। ये जो है एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जैसे कि मैंने बोला, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, हर कंडीशन में अलग अलग रीजंस पाए गए हैं, अलग अलग फैक्टर्स मिले हैं। इसके अंदर पूरी ही बॉडी डैमेज होने लगती है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स फेल होने लगता है, डैमेज होने लगता है, इसलिए इस शब्द को बोला गया सिस्टमिक। ल्यूपस क्यों बोला गया? ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, ल्यूपस लैटिन वर्ड से निकला है, यानी वॉल्फ। अब वॉल्फ क्यों बोला है बेटा? क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई शेप, यहाँ पे बटरफ्लाई शेप रैशेस देखने को मिले हैं। ठीक है, एराइथ्रीमेटस, इसका मतलब क्या? इन्फ्लेमेशन होना, रेडनेस होना। अब आ जाइए बेटा, एक बार नजर डालिए जरा इस पे,
ये कंडीशन है SLE की, ये कंडीशन है SLE की, ठीक है। मैंने आपको मेन चीज दिखाई है। सिस्टमिक का मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, लिवर डैमेज होता है, हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, किडनी पे फर्क पड़ता है, लंग्स पे फर्क पड़ता है, यानी पूरी बॉडी पे फर्क पड़ रहा है, इसलिए सिस्टमिक वर्ड यूज होता है। ल्यूपस क्यों यूज किया गया है? मैंने आपको अभी बोला ना, बटरफ्लाई शेप है ना, रेडनेस आती है तो चीक्स के इस तरफ और इस तरफ, इस तरीके से बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो पहले के टाइम पे बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बनता था, तो लेटिन टर्म में ल्यूपस वर्ड यूज किया गया था, जिसका मतलब है वुल्फ, क्योंकि इतना ऐसा लगता है जैसे वुल्फ की जैसे शेप आ गई है ना, और रेडनेस हो रही है, इसलिए ई है ना, SLE तीनों का मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे बहुत जगह रेडनेस अलग अलग जगह पे भी आती है, बट मेन इस वजह से ये वुल्फ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, वुल्फ जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखता है। यहां पे देखो बेटा, SLE का क्लियर हो गया। गाउट्स में देखो, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड जो है इकट्ठा हो जाता है जॉइंट्स में, ठीक है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है और प्रॉब्लम होती है चलने में, जॉइंट पेन होता है बहुत ज्यादा। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है बेटा, एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। आप देख सकते हो नॉर्मल बोन ऐसी है, और जो बोन मास कम हो गया है तो बोन कैसी हो गई है बेटा, पोरस हो गई है, बहुत हल्की बोन हो गई है ना, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पर्सन को पेन महसूस होता है, ठीक है जी। ज्यादातर ये फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ गए, है ना, तो देखो, माइस्थीनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्मेटोसिस, ये सभी पॉइंट्स हो गए बच्चा आपके, क्लियर हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया बच्चा क्या होता है गाउट्स। गाउट एक ऐसा डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हमारी बॉडी में अच्छे से जो है यूरिक एसिड फिल्टर नहीं हो रहा है, यूरिक एसिड भर रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। कहाँ जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है जॉइंट्स में, और चलने में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, ठीक है। तो वीकनिंग ऑफ बोन हो रही है कैल्शियम लेवल की वजह से, नहीं, ये ऑस्टियोपोरोसिस में हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, बिल्कुल सही बात है। वीकनिंग ऑफ बोन ड्यू टू डिक्रीज इन बोन मास, ऑस्टियोपोरोसिस में हो रहा है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू कार्टिलेज डिग्रेडेशन, नहीं बेटा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चा, ऑप्शन नंबर 2, और आपको मिलते हैं +4, क्योंकि आई नो आप लोगों ने सही किया होगा इसका आंसर, ठीक है जी। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अभी अभी पढ़ा है बेटा, है ना, अब तो गड़बड़ नहीं करना तुम, ठीक है। लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, माइस्थीनिया ऑटोइम्यून हो गया, है ना, और ये तो अभी क्लियर किया बेटा, ठीक है। तो सिंपल करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, माइस्थीनिया ग्रेविस। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, है ना, और मैंने अभी अभी आपको पिक्चर भी दिखाई थी। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर लिए हैं, और कोशिश करो ना बेटा, जितना ज़्यादा विजुलाइज करोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और जितनी बार रिवाइज करोगे, क्योंकि भूलना ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई भी भूल सकता है चीज़ें, है ना, बट जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना चीज़ें स्ट्रांग होंगी, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, है ना, मतलब कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो ही गया, अब आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन अब आपको बताना है बच्चा। गाउट्स के अंदर क्या होता है, गाउट्स के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड होता है, बिल्कुल सही बात है, ए के सामने आ गया बेटा थर्ड, है ना, ऐसे लिखने लगेंगे वरना हॉटस्पॉट सा हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, बोन मास बोन डेंसिटी कम हो जाती है ना, तो बी के सामने आ गया 1। मैं करके तो ऐसे दिखा रही हूँ जैसे मेरा हो गया, है ना। टेटनी, टेटनी कब होता है बेटा, जब कैल्शियम लेवल बॉडी के अंदर लो होता है, ये भी एनसीईआरटी में है ना। सी के सामने आ गया बच्चा 2। एक सेकेंड कहीं तो गड़बड़ हुआ है, ए के सामने 3, बी के सामने 1, ये भी हो जाता गड़बड़, है ना। सी के सामने 2, डी के सामने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्या ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है।
5। तो 3125, 3125 लो जी लो, बधाई हो, है ना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू। हालांकि जो ऑस्टियोपोरोसिस है ना वो ज्यादातर ओल्ड एज फीमेल के अंदर देखने को मिलती है जिनके अंदर मेनोपॉज आ जाता है। अब मेनोपॉज आ जाता है तो क्या होता है बेटा, आपको पता होगा मेनोपॉज कब आता है, जब फीमेल के अंदर सारे ही ओवरी के अंदर सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं। अब जब वो फॉलिकल्स ग्रो करते हैं ना, है ना, जैसे ये ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती थी, तो ये फॉलिकल्स ग्रो करते थे। जब ये ग्रो करते थे तो इनके ऊपर ग्रैनुलोसा की लेयर बनती थी, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना बनती थी, और वही क्या रिलीज कराती थी बेटा, एस्ट्रोजन कराती थी, है ना। अब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम तो होएगी, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो इसलिए बोलते हैं ज्यादातर जो है ये आफ्टर मेनोपॉज ऐसी फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज है। अब क्यों? क्योंकि मेनोपॉज आफ्टर 50 आ रहा है बेटा, है ना, में अकर ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड नहीं होगा, इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम नहीं है ना। बहुत प्यार से हो गया बेटा ये तो, चलो बहुत प्यार से आप बेटा +4 भी ले लो। चलिए जी अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। ठीक है जी, चलिए सेलेक्ट द करेक्ट। अब आपको सही वाला स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन द ह्यूमन जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्राइज फिब्रस जॉइंट। कैसी गलत बात कर दी, फिब्रस जॉइंट तो हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है। नो, अ डिक्रीज लेवल इन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट कॉज देयर इन्फ्लेमेशन। बिल्कुल सही बात है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। द वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 थोरैसिक वर्टिब्रे। कितनी गलत बात कर दी, है ना। C7 T12, तो थोरैसिक कितनी होती है 12, तो ये बात गलत होगी, ये 10 बोल रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल गया बेटा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो इसी के साथ बेटा समाप्त करते हैं हम आज का सेशन, है ना। और मैं चेक कर लूँ कोई रह तो नहीं गया, और हम सारे डायग्राम्स भी देख चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त होता है बेटा हमारा आज का सेशन, और मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ, अगले PYQs के साथ। और मेहनत करते रहिए बच्चों, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।